सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों को राजुल का प्यार भरा नमस्कार और दीपा आपको नमस्कार। सभी सुनने वाली सखियों को राजुल जी आपको भी दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार। और बताओ क्या हालचाल है? बिल्कुल अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसी हैं? बिल्कुल अच्छी तरह हैं और सोच रहे हैं कि सुबह का सपना कई बार सच भी हो जाता है। तुम्हें क्या लगता है? कहते हैं ना सुबह सुबह देखा सपना अक्सर सच हो जाता है। और हम अगर कोई अच्छा सा सपना देखा हुआ होता है तो हम कहते हैं आज तो बहुत अच्छा होने वाला है, या आने वाले दिनों में ये बहुत अच्छा होने वाला है। हाँ, कई बार ऐसा होता है। और वैसे अगर देखा जाए तो ये जो सपने हैं या ख्वाब हैं, ये ड्रीम्स हैं, ये दरअसल हमारे अपने अंतर्मन की ही एक छिपी हुई बात होती है जो कि सपनों के रूप में आती है, ये भी कहा जाता है। जी, और ये भी कहते हैं बहुत वक्त से किसी बात को अगर आप सोच रहे हैं, कोई घटना आपके साथ घटी है, वो अगर बार बार आप सोच रहे हैं तो कुछ उसी के वही घटना को लेकर के कुछ उसके आगे पीछे कुछ ताना बाना बुनता और एक सपना हमारे दिमाग में चलने लगता है और हम कहते हैं देखो हम ये चीज सोच रहे थे ना और आज ये बात सपने में भी आ गई। लेकिन दीपा ऐसा कैसे हुआ कि सोच तो मैं रही थी तुम्हारे बारे में और तुम्हारे सपने में मैं चली आई? ऐसा कैसे हुआ? मेरे सपने में तुम नहीं आई, मैं तुम्हारे सपने में आ गई? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम भी सोच रहे थे कि काश राजुल जी से मिल लें और सखियों के साथ भी मिल लें तो कितना मजा आए। तो लो फिर मतलब ऐसा सपना तो कई बार सखियां भी देखती होंगी कि कहीं जाने की सोचना या किसी से मिलने की सोचना और अचानक वो आ जाए, या किसी घटना के बारे में सोचना, किसी अच्छे से अपनी कोई अचीवमेंट उपलब्धि के बारे में सोचना और आपको अचानक पता लगे कि हाँ वो उपलब्धि तो आपको हासिल हो चुकी है। तो इस तरह की तमाम चीजें होती हैं जिनका इशारा पहले से मन कर देता है। जी। और जो ये मन का इशारा होता है वो अगर सकारात्मक दिशा में होता है तो जाहिर सी बात है कि खुशी होती है, जैसे कि अभी दीपा ने कहा कि दिन बन जाता है। अगर जैसे आप बोल रही हैं ना सकारात्मक बात, तो चलिए ये मिलके सोचते हैं, ये सपना सब देखते हैं कि बहुत जल्दी हम सब बिल्कुल नॉर्मल वाली जिंदगी में आ गए। बाहर भी जा सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं और मिलना जुलना भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे तुमने सपने में देखा है ना। बिल्कुल। चलो, और इसी सपने को देखते हुए हम ये प्यारा सा गीत भी सुन लेते हैं। चलिए सुनते हैं। तेरे ख्यालों में तेरे
दीपा के ख़्यालों में और दीपा के ख्वाबों में जो एक अच्छी-सी तस्वीर उभर रही है कि जल्द से जल्द सब ठीक हो जाए और हम जी। फिर से मिलने लगे। हम्म। तो ये गाना सुनकर तो मुझे लगा कि सच में ऐसे दिन जल्द से जल्द आ जाएँ, और अगर वो बात होती है ना कि जब सब मिलकर एक प्रार्थना करते हैं, एक चीज़ जी, सोचते जी। हैं, तो वो चीज़ अपने आप सफल होने लगती है। सभी की कोशिशों को मिलकर जब सभी लोगों की कोशिश साथ होती है, हुँ। तो वो जो इच्छा होती है वो सार्थक हो जाती है, वो सच भी हो जाती सच है। हो जाती है। हुँ, अच्छा, वैसे एक बात है हुँ। दीपा की, जो आजकल बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमें नहीं दिख रही हैं रास्तों में। अ, हम उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ढूँढते हैं, कई बार ऐसे ध्यान नहीं गया था, पहले नहीं जाता था, हुँ, हुँ। लेकिन आजकल अक्सर लगता है कि, और तब उनका ना होना महसूस होता है। जैसे जैसे कि जो रास्ते में कई बार मिलते थे, सामान बेचते हुए लोग मिलते थे, जी। या हुँ, नुक्कड़ पर किनारे पर एक छोटी सी फूलों की दुकान हुआ करती थी, जी। वो बंद है बहुत दिनों से। या एक ऐसी जगह थी जहाँ पर अक्सर लोग जो थे बैठते थे, और ख़ास तौर से जो वैलेंटाइन्स डे के दौरान जो रोज़ डे होता था, हुँ, हुँ। तब तो बिल्कुल ही बैठते थे। बिल्कुल, और इतने लाइन से बैठे रहेंगे, आपको हर जगह दिखाई देगी। वैलेंटाइन्स हाँ। दिनों की बात अगर कर रही हैं आप तो, तरह-तरह के अच्छा, अब तुम्हें फूल। वो बैठने वाले तो दिख गए, और तुम्हें वो रोज़ नहीं दिखा जिसकी नहीं, बात बिल्कुल हम कर रोज़, रहे थे? मैं रोज़ पर ही आ रही हूँ, रोज़ पर ही। यही कि वो जो उस दिन जो लाल गुलाब हाँ। देखते ही बनता था, और ऐसा लगता था वो लाल में भी अलग-अलग तरह के शेड्स उसमें दिखाई देते थे ना, तो बड़े प्यारे लगते थे। भाई, गुलाब का तो है ही ये, ऐसा रंग ही ऐसा है कि किसी भी रंग में हो, गुलाब का फूल जब सामने होता है तो लगता है जैसे ज़िंदगी खिल गई है, मुस्कुरा रही है। और गुलाब समझ लो कि एक तरह से जैसे मन की उमंगों का प्रतीक बन जाता है। प्यार का है, प्रेम का है। और ये नहीं, हम नहीं कहते कि अगर मुझे आपके लिए थोड़ा-सा केयर, थोड़ी-सी चिंता है, तब भी गुलाब का गुलदस्ता दे देते हैं किसी को, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, और आज ऐसे ही गुलाब का गुलदस्ता देने का दिन है। हुँ, हुँ। हालाँकि आज वैलेंटाइन्स डे नहीं है, फिर भी जी। वैलेंटाइन्स डे से पहले आने वाला रोज़ डे नहीं है, हुँ, जिस हुँ। दिन गुलाब दिए जाते हैं, फिर भी आज के दिन गुलाब के फूल दिए जाते हैं, और कुछ मानवीय भावनाएँ उनके साथ जुड़ी रहती हैं, कुछ ऐसी बातें जुड़ी रहती हैं जिनसे ज़िंदगी को उमंगों से भरपूर करने की दुआ माँगी जाती है इन गुलाबों के साथ। जी, और कुछ ऐसे हमारे हमारे बीच हमारे ही अपने होते हैं जो कुछ ऐसी बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं ना, कि जहाँ हमें लगता है बस ईश्वर इन्हें जल्दी से ठीक कर दे और हाँ, वापस हमारे पास वैसे ही भेज दे। और वो मायूसी ख़त्म हो जाए इनके जीवन से। जी। ऐसी बीमारी है कैंसर, और कैंसर पीड़ित मरीज़ों को आज के दिन यानी 22 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस के तहत गुलाब दिया जाता है, ताकि उनके जीवन में वो जो उमंग, उत्साह है, वो वापस लौट आए। जी। कहते भी हैं कि किसी भी मुश्किल में अगर आपके मन में जिजीविषा है, हुँ, हुँ। अगर आप किसी चीज़ को फेस करने के लिए, किसी चीज़ का मुकाबला करने के लिए पूरी तरीके से प्रस्तुत हैं, हुँ, हुँ। तो फिर वो आपको उतनी ज़्यादा प्रभावित नहीं करती। जी, बिल्कुल, और यही कुछ बात आगे भी हम करेंगे। इसी वर्ल्ड रोज़ डे क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है? तो ये जो बात आपने कही ना कि कैसे वापस खुद के फिर से जीने की जो इच्छा, चाहत होती है, हुँ। वो किस तरह से एक बच्ची के ज़िंदगी में आई, ये भी हम देखेंगे। जैसे आपने कहा कि इसका उद्देश्य है कि कैंसर से लड़ने वाले रोगियों को प्रेरणा और प्रोत्साहन मिले, और उन्हें हर संभव खुशियाँ मिले उनके जीवन में। वापस से वो सारी खुशियाँ, वो ऊर्जाएँ, और ऐसी हर छोटी-बड़ी संस्थाएँ जो आज के दिन होती हैं ना राजुल जी, हुँ। कई सारी संस्थाएँ जो कैंसर पीड़ित पेशेंट्स के लिए ही रहती हैं, तो वो आज के दिन इसके लिए विशेष तौर पे काम करती हैं। जी। अब देखो ना, अभी हम जो बात कर रहे थे, हुँ, हुँ। तो वो सच में एक जो उदाहरण है उससे बिल्कुल साफ हो जाती है, बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है बात, कि 12 साल की एक बच्ची थी, मेलिंडा रोज़। हुँ, हुँ। उसको
कैंसर हो गया था हम्म। और कनाडा की बच्ची थी वो, और ये कहा गया कि अब उसका बचना नामुमकिन है। जी। लेकिन उस बच्ची में इतनी जीवन जीने के लिए इतनी उमंग थी कि उन्होंने उस कैंसर से बाकायदा मुकाबला किया। जी। और कहाँ तो कहा गया था कि 1 या 2 सप्ताह से ज़्यादा नहीं जी सकेंगी, लेकिन उस बच्ची ने पूरे 6 महीने ज़िंदगी जी और भरपूर तरीके से जी। मतलब उसने कई रोगियों को कविताएं भेजी, ईमेल भेजे, पत्र लिखकर भी उनके जीवन को प्रभावित किया। तो उसने एक मिसाल कायम कर दी उन सभी लोगों के लिए जो कि इस तरह की किसी बीमारी से पीड़ित हैं और जीवन से हार मानकर बहुत जल्दी ही अपना जीवन जीने की आस खो बैठते हैं। जी। और इस जिस तरीके से ये प्रेरणा बनी हर दूसरे कैंसर पेशेंट्स के लिए, इन्होंने इतनी छोटी उम्र में, जो कहते हैं ना दृढ़ इच्छा रखना ही वैसे ही मुश्किल, एक 12 साल की बच्ची इतना शायद समझते नहीं डिटर्मिनेशन क्या होता है, लेकिन जब इन्हें पता था कि मैं ज़्यादा दिन नहीं जी पाऊंगी, तो उन्होंने चाहा कि नहीं, मैं जितना हो सके, जितने भी दूसरे कैंसर पेशेंट्स हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कर सकूं और उनको जीने की तमन्ना एक छोड़ कर जाऊं। जब इधर से जा रही हूं ये निश्चित है, लेकिन जब मैं जाऊं तो उन्हें ये कह कर जाऊं कि ये कैंसर जो है ये जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक शुरुआत है। बिल्कुल। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये एक प्रथा चल गई कि उस इतनी अच्छी कोशिश को एक बाकायदा मुहिम का रूप दे दिया गया और ये खास दिन इस खास दिन को बना लिया गया, क्योंकि सितंबर के महीने में ही इस बच्ची ने दुनिया को अलविदा कहा था। तो तभी से ये वर्ल्ड रोज डे हर साल कैंसर पेशेंट्स को हौसला देने के लिए मनाया जाता है और ज़िंदगी में गुलाब खिले, गुलाबों की खुशबू महके और वैसे ही उमंगें खिलती जाएं, क्योंकि कहा भी जाता है कि ज़िंदगी लंबाई में नहीं बल्कि ज़िंदगी अपने पूरे उस फ्रेम में देखिए जहां वो पूरी तरीके से पनप सके, विकसित हो सके। जो विकसित ज़िंदगी है वो लंबी ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा बेहतर है ना? जी। जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पे कविता, रंगों छंदों में समाएगी, रंगों छंदों में समाएगी, किस तरह से इतनी सुंदरता एक धड़कन है तू दिल के लिए, एक जान है तू जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। मधुबन की सुगंध है सांसों में, बाहों में कमल की कोमलता, किरणों का तेज है चेहरे पे, किरणों का तेज है चेहरे पे,
तुझ में चंचलता चंचलता। आंचल का तेरे है तार बहुत, कोई चाक जिगर सीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए जीवन से भरी तेरी। दीपा देखो, कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे खुद अंदर से नहीं होते, लेकिन सामने अगर कोई हो तो धीरे धीरे उसका प्रभाव ऐसा पड़ना शुरू होता है कि हम अंदर से वैसे ही बदलते जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि संगत अच्छी हो तो ज़्यादा ज़िंदगी आसान रहती है, क्योंकि अच्छी संगत आपको भी अच्छा बना देती है। जी, क्योंकि वो धीरे धीरे हमारा व्यक्तित्व शायद वो सामने वाले के व्यक्तित्व का रूप ले लेते, प्रतिरूप बन जाता है। हाँ, अच्छी बातें सीखते जाते हैं जो होती है। तो यही बात है कि अच्छी बातें सीखने के लिए ये जरूरी है कि आप कहीं से प्रेरणा लें। लेकिन भाई अब प्रेरणा मान लीजिए कि नहीं है और आपके मन में चाह है कि आप अच्छी बातें सीखें, तो इसका मतलब क्या है कि प्रेरणा नहीं है तो हम क्या अच्छी बातें नहीं सीख सकते? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई अगर प्रेरणा नहीं है तो सोच तो बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। खुद के लिए कुछ, चाहे खुद के लिए हो या अपने घर में कोई है व्यक्ति जिसे आप बदलना चाहते हैं या किसी और के लिए भी, जब पहले सोच बदलेगी तो फिर वो बदलाव भी धीरे धीरे आने लगेगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर हम यही हमेशा कुढ़ते रहें कि अरे यहाँ पे तो ये है, वहाँ पे तो वो है, ये खराब है, वो अच्छा है, वो उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए था, तो अच्छा बताइए फिर जरा कि उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए था, लेकिन उस अच्छे को उतना अच्छा बनाने के लिए हमने क्या किया? कुछ किया? और परफेक्शन का तो सबकी परिभाषा ही अलग होगी। हाँ, आपके लिए कुछ और परफेक्ट होगा, मेरे लिए शायद कुछ और परफेक्ट हाँ, होगा। बिना उंगली हिलाए हम ये सोच लें कि भाई सब अच्छा हो जाए, सब अच्छा हो जाए, तो जादू तो होना नहीं है। उसके लिए खुद ये को वाली ही जादुई छड़ी तो सबके पास नहीं है, किसी के भी पास नहीं है। लेकिन ये दुख की बात नहीं है, बल्कि ये हमें कुरेदता है कहीं अंदर से कि हम कुछ अच्छा करें, हम कुछ ऐसा सोचें, कुछ ऐसा प्रयास करें कि जिससे अच्छा अपने आप होने लगे, हमारे व्यक्तित्व में बदलाव होने लगे, है ना? अभी जैसे आप कह रही थी ना कि बहुत समय से जब योगा जब पूरा नहीं हो पाता है तो मन नहीं मानता है, फिर अंदर से एक पश्चाताप होने लगता है कि अरे देखो, थोड़ा इस समय किया, थोड़ा उस समय किया, वो बैठकर जो लगातार होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। जी, है ना? आपने सारी राज की बातें बता दी सखियों को। लेकिन राज की एक अच्छी बात बताई है, ताकि ये एक प्रेरणादायक बात है कि इसके लिए भी समय निकालना पड़ता है। आप योग करना चाहती हैं और उसके लिए भी आप समय निकालने के लिए बराबर अपने आप को जिसे कहते हैं पुश करती रहती हैं, बराबर प्रेरित करती रहती हैं कि आप उस सही समय पर, जो आपका सोचा हुआ समय है या जो समय ऐसा है जहाँ पर आपको पूर्णतः अच्छी तरीके से योग करने का मौका मिल सके, आप अच्छी तरह से व्यायाम कर सके और शांति हो चारों तरफ, घर की कोई समस्या या कोई जिम्मेदारी या घर का कोई काम आपको आवाज ना दे रहा हो, तब करें। और ये जो गिल्ट रहता है ना राजुल जी, ये कभी कभी अच्छा रहता है। हाँ, किसी चीज के लिए, हर एक बात के लिए नहीं। कभी कभी हम जो चीज रोजमर्रा में करते चले आ रहे हैं, अगर वो हम बहुत दिनों से नहीं कर रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा लगता है कि नहीं, ये ग्लानि सी आने लग जाती है। हाँ। मैंने ये किया नहीं, कुछ गलत हो रहा है, मैंने ये किया नहीं, कुछ गलत हो रहा है। और ऐसे सोच में फिर हम धीरे धीरे वो जो अच्छी वाली सोच की जो बात कर रही है ना, हम उस तरफ जाने लगते हैं। बिल्कुल। वहां जाएंगे तो हम फिर कोशिशें भी करेंगे। हाँ, ऐसे तो ये अक्सर होता भी है, देखा जाए तो, कि कई बार सखियां भी उन्होंने महसूस किया होगा कि किसी चीज़ के लिए अचानक बहुत घबराहट हो रही है, कोई परिस्थिति विशेष के बारे में सोच के घबराहट हो रही है, या कहीं अचानक अकेले जाना पड़ा, या रात के वक्त किसी काम से बाहर निकलना पड़ा, तो पहले थोड़ी बहुत घबराहट हुई, लेकिन फिर बाद में सखियों का ऐसा अनुभव भी रहा है, बहुत सी सखियों का किया होगा उन्होंने, कि उन्होंने वो सुरक्षा के सारे साधन अपनाए जो कि रात में बाहर निकलने के लिए चाहिए होते हैं, और अपने आप को इस बात के लिए तैयार किया कि नहीं, वो निकल रही हैं, हिम्मत बांधी और निकल गई, और फिर उनके वो काम आगे बढ़े और उन्होंने बहुत सफलता पाई। जी, यानी कि खुद के फैसलों पे कभी शंका नहीं करना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। और
इस तरह से हम हर काम खुद करना भी सीखेंगे। बिल्कुल। कभी-कभी परिस्थितियाँ जो बिल्कुल एकदम विपरीत आ जाती हैं, तो वो करते हैं हम जो कभी नहीं किया। और हाँ। वो तभी कर पाते हैं शायद जब बहुत एकदम विकट स्थिति आ जाती है। हाँ, मतलब बचने का कोई रास्ता नहीं होता, जी। तब हम तैरना भी सीख लेते हैं, तब हम अचानक मान लीजिए घर में कोई नहीं है और लाइट चली गई, तो आपको फ्यूज़ बनाना भी आ जाएगा, पूछ-पूछ के फ़ोन पर ही सही, लेकिन एक बार आपने बाँध लिया फ्यूज़ तो दोबारा फिर आप अपने आप बाँध लेंगी। या जी। कि फिर ऐसा हो कि जैसे बहुत बार कोई घर में नहीं है और आपको अचानक कोई डिजिटल ट्रांसफ़र कुछ करना है, जी। कुछ इस तरह का काम करना है कंप्यूटर पर, तो भले से आपने एक बार फ़ोन पर पूछ-पूछ कर किया, लेकिन आपने वो कर दिया और जी। अचानक आपको लगा कि वाह, वाह! क्या बात है, ये जी। तो मैं कर लिया। और ये बात आप जब कह रही हैं ना, तो मुझे एक मेरी मित्र की बात याद आ रही है। कुछ साल पहले ऐसा हुआ कि उनका बेटा कहीं बाहर रहता था हुँ। और किसी काम की वजह से प्रोजेक्ट को लेकर के उनके पतिदेव को जाना पड़ा 2-3 महीने के लिए बाहर। अब वे खुद यहाँ बिल्कुल अकेली। कभी ज़िंदगी में वो अकेली नहीं रहीं, पहले वो संयुक्त परिवार में थी, हुँ। शादी होकर यहाँ आई तो परिवार उनका था ही। हुँ, हुँ। तो इन्हें पिछले कुछ महीने उन्हें बिल्कुल अकेले रहना पड़ा। ओहो! तो वो कहने लगी कि मैं कभी रही नहीं, मैंने कभी इस तरह से किया नहीं है। रात को हाँ। डर लगता है। हाँ, 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 हाँ। और जो ये सब भी करने पड़े, बिजली के भी कुछ काम करने पड़े, कभी अकेले उन्हें बैंक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो वहाँ से उनके हस्बैंड बताते चले आ रहे थे कि तुम ऐसे जाओ, ये करो, इस तरह से ये ट्रांसफ़र करना और तुम्हें ही करना पड़ेगा क्योंकि अब आज तो यहाँ कोई नहीं है। और हुँ। उन्होंने वो हर काम कर दिया। और ये मतलब सीखने वाली बात है। ये चीज़ें, ये जो कोरोना काल में जब लॉकडाउन हुआ, तब बहुत से लोगों के बहुत काम आई। जैसे ट्यूबलाइट अगर फ्यूज़ हो गई, अब आपको नहीं बदलनी आती, अब आप जी। बैठे हुए हैं क्योंकि इन दिनों तो कोई इलेक्ट्रीशियन भी घर नहीं आ जी। सकता, तो बिजली का काम कैसे हो? तो अगर आपको इतना पता है और घर में ईश्वर की दया से आपके ट्यूबलाइट एक स्पेयर रखी हुई है, खाली रखी हुई है, तो आप उसे बदल सकते हैं। जी। या अगर अचानक कहीं का बल्ब फ्यूज़ हो गया है, तो उस बल्ब को बदल सकते हैं, अगर आपको फ्यूज़ बल्ब जी। बदलना आता है तो। तो ये सब छोटे-छोटे काम हैं जो कि आपको आत्मनिर्भर बनाते हैं, किसी के ऊपर पूरी तरह से आश्रित नहीं रहते आश्रित आप। नहीं है। स्त्री वाले भी बंद थे, जो हाँ। प्रेस के कपड़े लेकर जाते हैं वो भी सही बंद बात थे। है। तो घर में किन्हीं-किन्हीं लोगों ने बताया कि घर में हमारे प्रेस स्त्री जो हमारी क्योंकि इस्तेमाल में नहीं आ रही थी, तो खराब पड़ी हुई थी। अब उसे बिल्कुल खोज-तान के सब कुछ ठीक किया और अब स्त्री भी कर रहे हैं घर क्या पे। बात है! वही तो ना, कहा जाता है कि हमारा जो मस्तिष्क है, उसका हम कुछ ही हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। अगर हम उस मस्तिष्क का चौथाई हिस्सा भी इस्तेमाल कर सकें, तो समझ लीजिए कि हम बड़े-बड़े बहुत वैज्ञानिक भी बन सकते हैं। हाँ, आगे से आगे चल सकते हैं और कम से कम ये तो कर ही सकते हैं कि हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, जी। आत्मविश्वास से आगे बढ़ सकते हैं और किसी भी काम के लिए डर नहीं सकते। जैसे कई बार एक चीज़ ये देखी है कि ये सोच लिया जाता है कि अरे अब हमारी इतनी उम्र हो गई, अब हम ये सीख कर क्या करेंगे? और ये तकनीक की दुनिया ऐसी है कि वो उसमें निरंतर हर पल कुछ ना कुछ नया होता रहता है। जी, बिल्कुल। तो अगर है ऐसा मौका कि आप सीख सकती हैं, तो ज़रूर उस चीज़ को सीखें क्योंकि तकनीक भी आपकी बहुत अच्छी दोस्त बन सकती है। जी। और उसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि आपको एक ख़ास उम्र का ही होना चाहिए क्योंकि सीखने की तो भाई कोई उम्र नहीं होती है और मदद मांगने में भी कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए। सही बात है। जो ये आप तकनीक की बात कर रहे हैं, घर में अगर कोई युवा है आपके घर में या अड़ोस-पड़ोस में भी है तो माँग लीजिए उससे वो मदद और सीख लीजिए। जैसे ये डिजिटल कोई काम है, हाँ। इंटरनेट से जुड़ी हुई कोई चीज़ है, फ़ोन के कोई ऐसे एप्लीकेशन है जो हमें नहीं आते, हम शर्म के मारे बोल नहीं पाते हैं। लेकिन वो बिल्कुल खुले दिल से जब हम माँगते हैं ये मदद तो सामने वाला भी उतने ही खुले दिल से सिखाता भी है, बताता भी है। लेकिन दीपा, ये जो फ़ोन पर डिजिटल मदद है और इसमें बैंक-वैंक की अगर कोई जानकारी है या आपकी कोई बहुत ऐसी गोपनीय जानकारियाँ हैं, तो भई ऐसी मदद अपने घर वालों से ही माँगिए क्योंकि पड़ोसियों पर भी आप अगर बहुत ही ज़्यादा जिस पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास हो, उसी से ये मदद माँगिए क्योंकि कई बार ऐसे में धोखा खाने की भी गुंजाइश रहती है। ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं ना आज। बिल्कुल। तो अब क्या करें, गीत सुनें? बिल्कुल गीत सुनेंगे, लेकिन आप ये तो बताइए ना कि जब आप ये सारी चीज़ें कर लेती हैं, तो आप बनती कैसी हैं? कुछ नई, कुछ अनोखी और शायद आत्मविश्वास से भरी। ऐसी ना जैसे लगता है कि अरे! ये कौन है?
तो भाई इसी को कहते हैं आपात मस्तक बदलना, कि आप अचानक कुछ ऐसा हो जाए जीवन में कि आप इस तरह से बदल जाएं कि अरे लगे हाँ ये तो है, एक आत्मविश्वास की चमक हो चेहरे पर और आंखों में एक उम्मीद की चमक हो, तो कितनी अच्छा लगता है खुद को देखकर। जब दर्पण खुद ही कहने लगे कि ये कौन आ गया। हाँ। अच्छा, अभी हमने अपने सखियों से जब बात कर रहे थे तो हमने कहा था ना कि ऐसा करने से बचें कि जैसे अगर आपको ये फ़ोन पर ही कोई इस तरह की मदद चाहिए फ़ोन द्वारा, जिसमें पैसे का, बैंक का या आपकी कोई गोपनीय जानकारियों संबंधी जी। आपका कुछ लेन-देन हो या उसके बारे में कुछ जानना हो, तो जो बहुत ही विश्वसनीय इंसान हो, घर के ही लोगों से उस बारे में पूछें, क्योंकि फ़ोन पर कई बार धोखा हो जाता है। जी, बिल्कुल। और देखिए ना, तकनीक तो आई है, जितना हम ये मॉडर्न होते चले जा रहे हैं, तकनीक भी आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके साथ बढ़ते जा रहे हैं ये साइबर पे होने वाली ये जो धोखे के केसेस, ये बहुत बढ़ते चले बिल्कुल, जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में सच में ये बिल्कुल सही कहा आपने कि कोई अपना वाला हो, कोई आपका बिल्कुल रिश्तेदार या आपके घर वाले या आपके ही परिवार के सदस्य, उन्हें मालूम है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बाहर किसी को इस तरह की जानकारी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि डेबिट या क्रेडिट कार्ड, ये जो आप इसका जो ओटीपी आता है, हाँ। या इसमें पीछे जो सीवीवी नंबर लिखा हुआ होता है, हाँ। ये सबको नहीं पता होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसी बात पर बहुत बार जागरूकता भी फैलाने के लिए कई सारे इस तरह के विज्ञापन भी दिखाए जाते हैं और बार-बार चेतावनियाँ भी दी जाती हैं, सरकार द्वारा भी बताया जाता है कि कभी भी अपना इस तरह की जो जानकारी है, अपना ओटीपी नंबर है, वो कभी भी किसी दूसरे से साझा नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ आपके अकाउंट के ही विषय में नहीं होता, बल्कि ओटीपी नंबर अगर कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे आप सोशल मीडिया का आपका कोई अकाउंट है और उससे संबंधित कोई ओटीपी नंबर आता है, तो उसको भी किसी दूसरे को आप बताते हैं तो कई बार आपका अकाउंट हैक हो जाता है। तो उससे भी बचना चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने कई बार ऐसा होता है कि लोग इस तरह के भी मैंने लोगों को शिकार होते सुना है कि उन्होंने कहा कि अगर एक प्रतियोगिता में भाग ले रहा हूँ या ले रही हूँ और उसमें भाग लेने के लिए आपका नाम दिया और आपके पास एक नंबर आएगा और वो नंबर अगर आप बता देंगे तो मेरा उस प्रतियोगिता में मेरा नाम लिख दिया जाएगा। तो उन्होंने नाम वो बता दिया और इस तरह से उनका अकाउंट हैक हो गया। तो ये इस तरह की चीजें होती हैं। यानी कि जैसे ये जो अपराध हैं वो इस तरीके से हो सकते हैं कि कोई मैसेज आ जाए आपके पास या कोई कॉल आ जाए, इसके ज़रिए आपको ज़रूर इस तरह के फ्रॉड कॉल्स आ सकते हैं कि ऑफर है या आप बता दीजिए आपका खाली, और वो इतनी तेजी से और इतनी जल्दी बोलते हैं, हमें पता नहीं चलता कि ये कॉल फ्रॉड है या गलत है या हमें धोखा दिया जा रहा है। सही बात है। और कई बार तो इतना डर जाते हैं कि लगता है कि अगला कदम अगर हमने इनके कहे अनुसार नहीं उठाया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जी बिल्कुल। और एक और तरीके से हो सकता है कि कभी-कभी कहते हैं कि हम आईटी डिपार्टमेंट से यानी कि आयकर विभाग से बात कर रहे हैं। हाँ। तो आपको आपका बैंक का सारी जानकारी देनी होगी या फिर आपके किसी तरीके का पासवर्ड वो मांग सकते हैं कि हम आपको ये फला मैसेज दे रहे हैं और एक पासवर्ड आएगा, वो आप हमें दे दीजिए, तो आपका ये सारा काम हो सकता है। तो इस तरीके की कभी कोई आयकर विभाग या कोई डिपार्टमेंट, सरकारी कोई भी विभाग आपको इस तरह फ़ोन नहीं करता, वो मेल्स के थ्रू ही आपसे बात करते हैं, सारे ईमेल आते हैं या मैसेजेस आएंगे या चिट्ठियां भेज देंगे। जी। और कई बार ये भी होता है कि लोग कह देते हैं कि मोबाइल कंपनी से बात कर रहे हैं, तो मोबाइल कंपनी से बात करने के लिए वो कहते हैं कि ये जानकारी चाहिए, अगर आप ये बता देंगे तो अब तो कई बार ये भी होता है कि आपको इतने रुपयों का रिचार्ज फ्री मिल जाएगा अगर आपकी ये जानकारियाँ पूरी हमारे पास जो हैं वो अगर सही हैं तो आपका ये रिचार्ज फ्री है। तो कई बार लोग इस लालच में आकर बता देते हैं कि फ्री रिचार्ज मिल रहा है तो चलो हम बता देते हैं, ये जानकारियाँ बता देते हैं। एक और आता है एक इंटरनेशनल कॉल्स आ जाते हैं कभी-कभी। हाँ, जो हम उठा लेते हैं लेकिन सामने की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। सही बात। और हमें लगता है कि शायद हमने ढंग से नहीं बोला है और हम कभी-कभी वहाँ पर दोबारा उसी नंबर पे कॉल कर देते हैं। ऐसे में होता यह है कि इस तरह का उनके पास सॉफ्टवेयर होते हैं कि वो सारे हमारे फ़ोन की जानकारी, वो कुछ ही पलों में, कुछ सेकंड्स में सारी जानकारी हमारे फ़ोन में से उन तक पहुँच जाती है।
और बस उनका काम हो जाता है और हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें और कई बार तो हमारे पैसे भी अगर हम्म। हम बैंक का सारा कच्चा चिट्ठा अगर हमारे फ़ोन में है हम्म। तो वो भी उनके उन तक पहुंच जाता है और इस तरीके से बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर उसका तो कोई भी निवारण नहीं है। जी, बिल्कुल। तो ज़रूरत क्या है फिर हमें राजुल जी कि हम हमेशा फ़ोन पे बात करते वक़्त थोड़ा सतर्क रहें सतर्क रहें। और सुरक्षित रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम कभी-कभी केयर फ्री हो जाते हैं, रोज़मर्रा की आपाधापी में भूल जाते हैं। लेकिन ये छोटी-छोटी ऐसी बातें हैं जिन पे हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कभी घर में कोई छोटा बच्चा उठा लेता है फ़ोन, हमें पता नहीं चलता है कि क्या उसने बोल दिया। छोटा बच्चा तुतला के सारी बातें बोल देता है हाँ। और ऐसे में भी हैक हो चुके हैं, ये भी सुने हैं ये भी बातें। सुनने में आया है, सही बात है क्योंकि फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए वरदान भी है और अगर उसे ढंग से हमने प्रयोग नहीं किया तो अभिशाप भी बन सकती है। जी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों से बचने के लिए हुँ। हम ये कर सकते हैं कि फ़ोन का प्रयोग बहुत सावधानी से करें और बच्चों के हाथ में फ़ोन ना दें, पहली बात तो ये। जी। क्योंकि कई बार ये मैसेजेस के ज़रिए भी हो सकता है कि जो संदेश आते हैं, मोबाइल संदेश आते हैं, हुँ, हुँ। उसमें भी इस तरह के धोखे हो सकते हैं कि अगर आप इस संदेश को वापस इसका कोई जवाब देंगे या कुछ करेंगे तो कई बार आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों के हाथ में अगर मोबाइल पहुंच गया तो उन्होंने कुछ भी खोला और खोलने के बाद उन्होंने कहीं पे भी कुछ भी दबाना शुरू किया और वो कुछ भी चील बिलौआ बन के पहुंच गया वहां पर, जी। इस तरह की चीज़ें पहुंच गई या कोई भी चीज़ उन्होंने बहुत सारे तस्वीरें दबा दी, तस्वीरें दबा के पहुंच गए। तो जी। ये बहुत होता ये है। बहुत होता है और ये देखिएगा बच्चे इतने होशियार होते हैं, वो 2 बार में ये देख के समझ में आ जाता है कि पासवर्ड क्या डाल रखा है। अगर हम हाँ। पासवर्ड डाल के बंद करने की कोशिश करते हैं कि बच्चा चाहे तो भी खोल ही ना पाए वो फ़ोन, लेकिन वो देख लेते हैं और उन्हें देख-देख कर के समझ जाते हैं कि फ़ोन किस तरह खुलता है। और फिर वो खोल लेते हैं। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा-सा बचें और कहा भी जाता है कि सुरक्षा के लिए जो सावधानी है, हुँ, हुँ। वो सबसे बड़ा उपाय है। जी। तो सावधानी तो हम रख रहे हैं, लेकिन चलिए साथ में गीतों का गीत भी भी सुन सफ़र लेते हैं। खेल मेरे संग किया तूने बड़ा तंग किया, डोरी मेरे पास हो तो सैया तोहे खींच लूं, जाने ना दूं आँखों में बसा के आंखें मीट लूं। मेरी पायलिया गीत तेरे गाए, हाय मेरी पायलिया गीत तेरे गाए। चलो थम थम के घुंघरू छन जाए, मेरी पायलिया गीत तेरे गाए। चलो थम थम के घुंघरू छन जाए, मेरी पायलिया गीत तेरे गाए। तन डोले रे धितंग धितंग, मन बोले रे धितंग धितंग। अम्बुआ की डाली पे जब कोयल बोले, हौले हौले बिरहन का मन पापी डोले। अम्बुआ की डाली पे जब कोयल बोले, हौले हौले बिरहन का मन पापी डोले। किसे नींद आए, किसे चैन आए, किया याद आए, दिया धड़क जाए, मेरी
शर्माऊं गली में न आऊं, लट बिखरे मन भटके कहीं खो न जाऊं। घर बैठी शर्माऊं गली में न आऊं, लट बिखरे मन भटके कहीं खो न जाऊं। नजर में आए नजर मिल जाए, कमर बल खाए सुनर सरक जाए, मेरी पायलिया गीत तेरे गाए। चलो थम थम के घुंघरू छनक जाए, मेरी पायलिया गीत तेरे गाए। पी मेरे बिन तेरे जिया नहीं लागे, सारी रहना मेरे नैना रहे जागे जागे। पी मेरे बिन तेरे जिया नहीं लागे, सारी रहना मेरे नैना रहे जागे जागे। अगन सी मन में लगे सावन में, मेरे आंगन में बिजली चमक जाए, मेरी पायलिया गीत तेरे गाए। चलो थम थम के घुंघरू छनक जाए, मेरी पायलिया गीत तेरे। भाई ये पायल का गीत तो बहुत ही सुंदर है, सुरीला सा, और बस लगता है कि ऐसी पायल छम 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 करती हुई जब बजती है तो कितनी सारी सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। जी। पायल हुई, चूड़ियां हुई, ऐसी बहुत सी चीजें हैं स्त्रियों की आभूषणों में जो कि सकारात्मक ऊर्जा फैलाती है। एक तो होती है वो नवविवाहिता के पायल की आवाज, होती भले वो वैसी ही है जैसे अगर घर की कोई वृद्ध महिला पहने वैसी ही, लेकिन जब वो जो नवविवाहिता पहन के घूमती है ना, वो जो छनक है वो अलग ही आती है। क्या बात है। सही में घर एकदम उनसे लगता है उस छन छम 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 छनक छनक से भर जाता है। जी। और ये जो घर का एक इस तरह का जो वातावरण तैयार होता है ना, तो उसमें इस जो घर में रहने वाले हैं उनकी ऊर्जा तो काम करती ही करती है। एक चीज और काम करती है। क्या चीज? भाई आपका घर बना कैसा है। जैसे आप जाइए किसी के घर और आप देखते हैं, अरे वाह उनके घर में तो खिड़कियां तो बड़े अच्छे डिजाइन की बनी है, या पर्दे तो उन्होंने ऐसे लगाए हुए हैं, लेकिन उनका जो फर्श है वो ढंग से नहीं बना है। इतना महंगा महंगा उन्होंने फर्नीचर लगा रखा है, लेकिन घर में एक तरफ भी ऐसा नहीं लगता कि कोना कोई ढंग का है या कोई दीवार है जहाँ पर अच्छी सी तस्वीर लगाई जा सके। ऐसा नहीं उन्होंने बनवाया। और कभी कभी हमें लगता है देखो उन्होंने वो छोटा सा कोना कितना अच्छा इस्तेमाल करा। हमारे घर में भी ये खाली जगह पड़ी हुई है, इसको भी हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। और कभी कभी लगता है कि देखो उन्होंने कितना भर दिया। सही बात ये है। थोड़ा सा तो खाली खाली होना चाहिए, घर कितना भरा भरा लग रहा है। मतलब कि अलग अलग व्यक्तित्व के अलग अलग घर, और हम हर घर की बात तो करते ही हैं, कोई माने या ना माने। सही बात है भाई। घर जाते हैं किसी के घर, अब आजकल तो नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन फिर भी जैसे ही जाते हैं तो घर की जो साज सज्जा होती है उसकी तरफ तुरंत नजर जाती है और मुंह से निकलता है वाह। जब किसी का घर मकान बनता है नया, वो लोग पार्टी रखते हैं, वो चाहते हैं कि सब आए मेहमान हमारे घर में, और उस वक्त हवन पूजन सब होता है और सब लोग आते हैं, रिश्तेदार दोस्त यार सब होते हैं, और सबकी नजर उस दिन तो सिर्फ घर पर होती है, सिर्फ जिसने बुलाया उस पर नहीं होती। नहीं तो अच्छा, उस घर में जो इस तरह के घर होते हैं, गृह प्रवेश जहाँ हो रहा होता है, तो वहाँ पर जो घर वाले हैं उनकी कलात्मकता की तो तारीफ की ही होती कि वाह 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 वाह, ये आपने बहुत अच्छी गैलरी बीच में जो छोड़ दी है, और कमरा इतना ही बड़ा बनना चाहिए था, और ये खिड़की, ये रोशनदान, ये वो बहुत सारी चीजें जो हम तारीफ करते चलते हैं। साथ ही साथ हमारे मन में एक बात और भी चलती जाती है कि क्या बात है, ये बड़े खुशनसीब हैं
हैं जो इनको ऐसा आर्किटेक्ट मिल गया जिसने इतना सुंदर नक्शा बनाया, और कभी-कभी तो मुँह से निकल भी जाता है, नक्शा किससे बनवाया था? हमें भी उसका नंबर दे देना ना ज़रा। वैसे सही बात है, ऊँची-ऊँची इमारतों को देखकर या शानदार खूबसूरत बंगले या ऐसे ही कोई भव्य बहुत ऐसा भवन है उसको देखकर किसी भी इंसान के मन में ये सवाल उठते हैं कि भई किसने बनाया होगा ये? तो सखियों, अगर आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, यानी कि ये जो बनाने वाला बंदा है, इसे कहते हैं आर्किटेक्ट। जो ये बनाते हैं ये सुंदर सुंदर घर और इतनी सारी जो हमने बातें करी सुंदर खूबसूरत सी, तो इसका निर्माण करने वाले जो होते हैं वो कहलाते हैं आर्किटेक्ट। और आज करियर ऑप्शन में हम इन्हीं आर्किटेक्ट की बात करेंगे कि किस तरह से आप स्वयं इस तरह के कोर्स को पढ़कर आप घर बनाने की, घर सजाने की इस कला में पारंगत हो सकते हैं। जी, यानी कि अगर एक सादी सी परिभाषा कहें तो ये कह सकते हैं कि किसी भी भवन की प्लानिंग या उसका जो रचनात्मक कौशल है, मतलब क्रिएटिविटी है, उसको कैसे प्रयोग में लेकर आ सकते हैं, इस डिजाइनिंग को कहते हैं आर्किटेक्चर। और एक अच्छे आर्किटेक्ट को कैसा होना चाहिए? वो रचनात्मक हो, नई सोच रखने वाला हो, मेहनती तो खैर होना ही चाहिए, हर क्षेत्र में मेहनत की ज़रूरत है, और उसे अपनी योग्यताओं को कैसे उसे उस प्लानिंग में यानी कैसे क्रियान्वित करना है, ये उसे ज़रूर आना चाहिए। बिल्कुल। और इसके साथ एक और विशेषता है, वो मैं बताती हूँ, लेकिन पहले एक बात मैं सरल शब्दों में जैसे मुझे समझ में जो आया आपकी बात से, वो यही हुआ ना कि जैसे आर्किटेक्ट का काम यही होता है कि किसी विचार को मूर्त रूप देना। जी, बिल्कुल। घर के विचार को मूर्त रूप देना और कंक्रीट के रूप में उसे जमीन पर उतार देना। यानी कि जो हम ख्याल और सपने की बात कर रहे थे ना, हम नहीं कहते हैं कि ऐसा सपनों वाला हमारा घर हो, तो वो जो हमारे सपने में हमें दिख रहा है वो एक आर्किटेक्ट वो बिल्कुल पन्नों पे उतार देता है। और फिर उसको हम कंक्रीट पे में ढाल सकते हैं उस सपने को। तो भाई हाँ, ये बात तो है। और इसके लिए कई काम करने होते हैं, और उसको निर्माण स्थल का पूरा खाका तैयार करना होता है, और जो तस्वीरें हैं जो उसने सोचा है, जो चाहता है, जैसे आप घर बनवा रही हैं, दीपा घर बनवा रही हैं, तो दीपा के सपने के मुताबिक उस घर का खाका बनाने में उसको पूरा उसी तरह से क्रियान्वित करना होता है कागज पर। और साथ ही साथ एक चीज और कि जो 3D मॉडल होते हैं उनको भी तैयार करना होता है कि भाई ये ऐसे अंदर से ऐसे दिखेगा, इसका रूप ऐसे दिखेगा, चारों तरफ से ये ऐसे दिखेगा। और एक बात और जो मुझे समझ में आ रही है दीपा, कि इन सब बातों के साथ साथ आप अपना जो अच्छा सा रचनात्मक पुट देना चाहे अगर किसी विचार को, जैसे दीपा का विचार है कि यहाँ पर एक इतनी बड़ी सी दीवार बने जिसको हम इस रंग में रंगें या इस रंग से वो करें, और उसके ठीक नीचे एक स्लैब डाल के एक हम खिड़की बना लें। तो उस या कुछ ऐसे दालान हो, मुझे इतनी सी जगह बस निकाल के दे दीजिए, या राजुल जी कहे नहीं ये जो पीछे के जो हिस्सा है यहाँ से भी सूरज की रोशनी आनी चाहिए। तो एक आर्किटेक्ट कैसे भी कोशिश करेगा, लेकिन वो जो आपकी जो मांग है वो जरूर पूरी करेगा। बिल्कुल। और इसके अलावा जैसे ये जो आपने बताया ये सारी बातें तो है ही हैं, साथ में इन सब जितनी प्लानिंग है ना, ये जो योजनाएं हैं, इसके साथ आपातकालीन स्थितियों में क्या नियम होते हैं और किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, और इसके अलावा जो कानूनी नियम है घर बनाने के संबंध में, वो सब भी आर्किटेक्ट जानते हैं, और वो बताते भी हैं, हमें भी जानकारी देते हैं, बताते रहते हैं कि ये चीज में ये नियम है और ये चीज का ये नियम है। इसके अलावा फ्लोरिंग फिनिशिंग कैसी हो, लाइट फिटिंग कैसी हो, वेंटिलेशन कैसा हो, घर में हवा आवागमन कैसा हो, ये सब भी बातें वो उसी वक्त जब प्लानिंग कर रहे होते हैं तभी ये सारी बातें उनके साथ डिस्कस हो जाती हैं, और वो ये सब चीज उनके काम में शामिल है। बिल्कुल। और इसके साथ ही अभियांत्रिकीय सिद्धांतों की समझ होना भी जरूरी है। मतलब एक इंजीनियर के तौर पर उन्हें ये पता रहता है कि अगर ये दीवार हम यहाँ पर खड़ी करेंगे तो इससे इमारत कमजोर हो सकती है, या अगर ये पिलर हम यहाँ पर देंगे तो उससे इमारत मजबूत हो सकती है। और इसके अलावा हमेशा नई तकनीकी जानकारियों को भी उनको पता रहता है
उनके बारे में भी। और किसी भी आर्किटेक्ट की काबिलियत इस बात पर निर्भर करती है कि वो जगह और साधनों के बेहतर इस्तेमाल कितनी कुशलता से करता है। जी, अब सखियों, अगर इस क्षेत्र में आपके परिवार में या कोई है जो रुचि रखते हैं या सखियां जी, जाना या चाहती हैं, सखियाँ जाना चाहती हैं, तो 12वीं में गणित और भौतिकी यानी कि फिजिक्स जैसे विषयों की पढ़ाई के बाद आप आर्किटेक्चर में स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर सकते हैं। और स्कूली स्तर पर होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, वो 12वीं 11वीं 12वीं में होता है, एक सब्जेक्ट लेने का ऑप्शन होता है। तो अगर वो ऑप्शन आपके पास है और ले सकते हैं तो ज़रूर लीजिए। और क्योंकि ये जो इस तरह से इंजीनियरिंग ड्राइंग करने से आगे इस कोर्स को अगर करना चाहते हैं तो बहुत आसानी हो जाती है। पढ़ाई आसान हो जाती जी। है, आगे की पढ़ाई। जी, जी। और बीआर कोर्स में प्रवेश पाने के लिए एक प्रवेश परीक्षा होती है जिसे देनी होती है, और उसमें उत्तीर्ण होने के बाद ही आपका उस कोर्स में एडमिशन होता है। जी। फिर बीआर के अलावा भी कई पॉलिटेक्निक्स ऐसे हैं जहां पर इस तरह के डिप्लोमा कोर्सेज चलाए जाते हैं, तो उनके बारे में भी जाना जा सकता है। और इसमें प्रवेश के लिए गणित विषय के साथ 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना ज़रूरी है अगर आप डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं। जी, और आर्किटेक्चर कॉलेजेस जो हैं जिसमें बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर करने के लिए नाटा परीक्षा भी देनी होती है, और इस परीक्षा को देने के लिए 12वीं की जो परीक्षा है उसमें गणित विषय के साथ उसमें भी ज़रूरी है कि आप गणित सब्जेक्ट लें और उसमें उत्तीर्ण हों। तो उसमें आप इंटरनेट पर देख सकते हैं, बहुत सी जी। जानकारियाँ आपको मिलेंगी। कई कॉलेजेस हैं जो कि बहुत ही नामी हैं, जैसे रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज है, या गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर लखनऊ का, या कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग केरल का। ये इसके अलावा भी कई ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके बारे में आपको इंटरनेट पर जानकारी हासिल हो सकती है। तो जैसा भी हो, आप नेट की मदद से अपने मनचाहे कॉलेज को का पता लगाएं और देखें कि उसमें किस तरह का कोर्स उपलब्ध है और कब उसकी प्रवेश परीक्षा होनी है, और उस प्रवेश परीक्षा के लिए आपको किस तरह से तैयारी करनी है, वो तैयारी पूरी करिए। और हम तो यही चाहेंगे कि हमारी सखियां इस क्षेत्र में भी बाकायदा आगे बढ़े और एक सुंदर सा घर तामीर करें। और सुनते हैं ये गीत। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो गर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो गर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। ये घर बहुत हसीन है।
ऐसे खूबसूरत हसीन घर का सपना तो भाई सभी देखते हैं। और जैसा कि हमने शुरुआत में बात की थी कि अपने सपनों को अगर वास्तविकता का जामा पहनाना है तो उन सपनों को पूरी शिद्दत से देखना शुरू करिए। जी, बिल्कुल। और एक और वास्तविकता है राजुल जी, हम्म। कि जीवन जैसे शुरू होता है, हम कहते हैं कि जीवन का अंत तो होना ज़रूरी है, होता ही है, लेकिन वो पूरे अच्छी तरीके से हो, सब लोग अपना पूरा जीवन जी के जाएँ। हम्म। और आज के दिन आशा लता वाबगांवकर जी का निधन आज सुबह हो गया है। और वो हमारे हिंदी और मराठी सिनेमा में बहुत सारे उन्होंने काम किए। पहली उनकी फ़िल्म थी हिंदी की, अगर ख़ास बात करें तो ज़ंजीर फ़िल्म में उन्होंने माँ, अमिताभ बच्चन जी का इस माँ का रोल, ये अभिनय उन्होंने किया हाँ, था। और हम सखियों को याद दिला दें, शायद उन्हें आसानी हो पहचानने में, कि फिल्म अंकुश में जिन्होंने माँ की भूमिका निभाई थी, जी। नायिका की माँ की भूमिका निभाई थी, वो आशा लता जी। अब याद आ गया होगा तो अपने पराये ऐसी ही एक फिल्म थी अमोल पालेकर साहब के साथ। आशा लता की बहुत सुंदर भूमिका थी, बड़ी भाभी बनी थी। और ऐसी न जाने कितनी फिल्में स्मृति में आती जा रही हैं जिसमें आशा लता जी को हमने बहुत ही सुंदर भूमिका में देखा है। जी। तो आज उन्होंने इस फानी दुनिया को अलविदा कहा है। जी, 100 से भी अधिक उन्होंने फ़िल्में थीं जिसमें उन्होंने काम किया था, और मराठी रंगमंच से भी वो जुड़ी हुई थी। साथ में उन्होंने कई सीरियल, मराठी सीरियल भी किए, जैसे आई कलूबाई, उसकी शूटिंग करी उन्होंने। और बहुत, जैसे ये अपने पराये जैसे आपने बोला, उसके अलावा उन्हें बंगाल क्रिटिक्स अवार्ड मिला, और बेस्ट सह कलाकार का फ़िल्म फेयर अवार्ड से भी उन्हें नवाजा गया। और उनकी यूँ कहिए ना कि उनके अभिनय की छाप, जैसे वो जो फ़िल्म करती थी, एक अलग ही उनके अभिनय कला की प्रशंसा होती थी। तो दीपा, उन्हें याद करते हुए फिल्म अंकुश की वो प्रार्थना सुन ली जाए। जी, बिल्कुल। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना।
और दीपा देखो, अब कार्यक्रम जो है समाप्ति की ओर पहुंच गया है, तो सखियों से और कुछ बातें करने का तो मौका रहा नहीं है। अब उनसे इजाजत लेनी होगी, तो आप सभी सखियों को राजुल और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। सखी सहेली।